DSSB में 5000 से भी अधिक जो पद निकले हैं, उनमें 310 पद हैं किसके, SST के। तो वैसे में अब जो एक सिलेबस की डिमांड होती है बच्चों की कि जो TGT SST का जो कंप्लीट एक सिलेबस डिस्कशन है, अनुपम सर वो क्या हो सकता है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी थी, शायद उसका थंबनेल इधर लगा हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि TGT SST सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली। तो आप इसी चैनल पर एक बार जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर अगर कोई भी कैसा भी डाउट होगा, बीकॉम वालों के लिए, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए, तो सब कुछ मैंने उसमें क्लियर कर दिया। आज हम बात करेंगे TGT SST के कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन को लेके। तो SST में ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी कि कोई इसमें अलग से नहीं है कि कोई 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे या क्या पूछा जाएगा, चारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, चारों से 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ कुछ चीजें मैंने इसके लिए नोट की हैं, पहले उनको समझते हैं। जैसे DSSB क्या है, सबसे पहले आप इसमें इस बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों कि SST में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने 2 साल तक पढ़े हो, बस सिंपल सी इतनी सी बात है, चारों सब्जेक्ट होंगे। सिलेबस है नहीं ऑफिशियल, DSSB का क्या नहीं है, कोई भी इसका ऑफिशियल सिलेबस भी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह। अब जब इसका कोई भी ऑफिशियल सिलेबस ही नहीं है तो फिर अब तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए आधार बनाया जाता है ऑफलाइन पेपर। मैं जो आज आपके सामने सिलेबस डिस्कस करूंगा उसमें 2015 और 2018 का जो ऑफलाइन पेपर है उसका आधार मैंने बनाया और उसके आधार पर मैं आपको चीजों को बताऊंगा। अच्छा, इसमें बेसिकली जब भी हम SST की तैयारी करते हैं, ये बात तो आपको पता है 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग है तो बड़ा सोच समझ के हमको क्या देना होगा, सवालों का जवाब देना होगा। तो बेसिकली इसमें आधार आपको बनाना होगा 6 से लेके 10 तक की NCERT पढ़नी है। अब ऐसा नहीं है कि केवल NCERT से पेपर आता है, ये केवल बेसिक है, जिससे आपका बेसिक तैयार हो जाएगा NCERT से। उसके अलावा भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, मतलब जितनी भी मार्केट की जो किताबें हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेखकों की जो किताबें हैं, जैसे एक प्राचीन इतिहास में कभी आपको किताब पढ़नी है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बड़ी प्राचीन सी बड़ी अच्छी किताब है, द्विजेंद्र नारायण, जिसको हम कहते हैं झा श्रीमाली कहते हैं, द्विजेंद्र नारायण झा और श्री कृष्ण श्रीमाली। तो ये इनकी बहुत प्राचीन अच्छी किताब है, डिटेल में सारी चीजें रखी हैं। तो आप जैसे इस किताब को पढ़ सकते हैं, या आप प्राचीन इतिहास में आप के पांडे सर को फॉलो कर सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। आधुनिक भारत में BL ग्रोवर की किताब ले सकते हैं, मॉडर्न इंडिया की, उसमें काफी चीजों को बड़ा डिटेल में दे रखा है। तो वो किताबें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी विशेष तौर से, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन चारों से क्वेश्चन आएंगे। पहली बात तो ये अपने ध्यान में बैठा लेना, ऑल सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई फिक्स नहीं है कि किससे 1-2 क्वेश्चन, किससे 20, किससे 25 पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी। और 200 मार्क्स आएंगे पूरे पेपर में, 100 कॉमन पेपर के होंगे, 100 आपके सब्जेक्ट के होंगे, एक क्वेश्चन बराबर 1 मार्क्स होगा। तो 200 नंबर में से अब आपका स्कोर कितना रहेगा, कितना इसके आपका जो है और सेफ स्कोर रहेगा, इसको लेके मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ऑल इंडिया से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले पेपर आपका ऑफलाइन होता था, लेकिन अभी आपका पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा, कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी होगी तो ये मेरा मोबाइल नंबर भी है 8755238500। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा कि कॉल उठा नहीं पाते हम लोग, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा तो हम लोग इस पे आपको लिंक भेज देंगे हमारे पेड बैचेस की या नोट्स की, जो भी चीजें हैं जो आप DSSB हमसे जुड़ना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल में इसके सिलेबस को लेकर के कि क्या भाई इसका डिटेल में सिलेबस हो सकता है। तो देखो, इतना बड़ा सिलेबस है जिसको मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से पढ़ करके और जो है मैंने इसको बनाया है। जैसे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा हिस्ट्री के अंतर्गत। तो जब भी हम हिस्ट्री के अंतर्गत बात करेंगे, याद रखना, तो यहाँ पे कुछ बेहतरीन टॉपिक्स हैं जिनको लेके सवाल पूछे जाते हैं। जैसे नंबर 1, हिस्ट्री में आप एक चीज यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे, और वो चीज क्या है हिस्ट्री में यहाँ पर याद रखना, उसको हम बात करेंगे यहाँ पे भैया कि सबसे पहला जो बेसिक टॉपिक है भैया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक काल है, महाजनपद एवं मगध का उदय है, इस वाले सेगमेंट से सवाल है। धार्मिक आंदोलन में है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, और फिर दक्षिण में शैव धर्म है, भागवत धर्म है ना। और फिर मौर्य साम्राज्य है प्रॉपर, गुप्त राजवंश है, चोल वंश है, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत है, फिर उसके बाद बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य है। ये जो मैंने टॉपिक निकाले हैं ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं निकाले हैं, इनको मैंने आधार बनाया है 2015 और 2018 वाला जो आपका पेपर है। तो 2015 और 2018 का आपका जो ऑफलाइन का पेपर है, उस ऑफलाइन के पेपर से मैंने ये आपकी यूनिट निकाली है। इन टॉपिक से सवाल पूछे गए थे। जब इन टॉपिक से सवाल पूछे गए तो फिर आपको पूरा डिटेल में इनको पढ़ना होगा। दूसरी बात क्या है, जैसे भक्ति एवं सूफी आंदोलन है, फिर मुगल साम्राज्य है, मराठों का उत्कर्ष है, यूरोपियों का आगमन एवं उस वक्त जो देसी राज्य हैं, 1857 का विद्रोह है, सामाजिक आर्थिक आंदोलन है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ये उसमें हिस्ट्री में पूछे जाएंगे।
इसके अलावा हिस्ट्री के अंतर्गत जो एक अलग से यूनिट है जिसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं, विश्व इतिहास कहते हैं, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, चीन की सभ्यता, रोम की सभ्यता, यूरोपीय सामंतवाद के बारे में पढ़ना है, अरब सभ्यता में जो इस्लाम धर्म का उदय हो रहा है, फिर रेनेसां के बारे में पढ़ना है, पुनर्जागरण पढ़ना है, फिर अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में पढ़ते हुए आगे चलेंगे। और उसके बाद क्योंकि ये सब क्रांतियां इसमें पढ़नी है, तो क्रांतियों के अलावा फिर फ्रांस की राज्य क्रांति है, फिर समाजवादी आंदोलन में और जो क्रांतियां हुई हैं, एकीकरण का युग है, अमेरिका का गृह युद्ध, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ, चीनी क्रांति, ये सारे टॉपिक हैं। टर्की में पूरा इतना बड़ा काम हुआ है उसको पढ़ना है। इटली में फांसीवाद का उदय है, फासिस्ट इसको कहते हैं। जर्मनी में नाजीवाद का उदय है। जापानी साम्राज्यवाद, द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां 1945 तक विश्व के कुछ प्रसिद्ध जो युद्ध हुए हैं। मतलब डिटेल में चीजों को पढ़ना। अब आप इन टॉपिक को पढ़ लेंगे, अरे सर आपने तो बिल्कुल और जो है डिटेल में और टॉपिक पढ़ा डाले सारे के सारे। जी हाँ, यही टॉपिक पूछे जाएंगे। और अगर मैं आपसे हिस्ट्री में ये बात बता दूं ना कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, तो 2 यूनिटें ध्यान रखना। पहला यूनिट क्या भैया, आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री। पहली यूनिट क्या आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका नेशनल मूवमेंट। इंडिया की दृष्टि से क्या होगा, इंडिया की दृष्टि से जो आपका नेशनल मूवमेंट है, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या अगर क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे तो एंशिएंट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। एंशिएंट से मतलब इसमें मध्यकालीन भारत को थोड़ा सा इसमें हल्का लिया, 1 या 2 क्वेश्चन मराठा से बस उन्होंने पूछ लिया, कहानी खत्म। बस दिल्ली सल्तनत से 1-2 क्वेश्चन या मुगल से 1-2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा और गहराई में नहीं गए। तो लेकिन अगर आपको फ्रेशर वालों को शुरुआत करनी है तो सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री को डिटेल में पढ़े और नेशनल मूवमेंट को डिटेल में पढ़े। वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत सारी क्लासेस इस चैनल पे पड़ी हुई हैं। इसके अलावा सेम टू सेम अगर हम बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे भूगोल के बारे में कि भूगोल से कौन कौन सी यूनिट है, जैसे भौतिक भूगोल में ब्रह्मांड, पृथ्वी। अब केवल पृथ्वी तो पढ़नी नहीं है, पृथ्वी को जो हम पढ़ेंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसके संबंधित जो सिद्धांत हैं, उससे संबंधित जो संकल्पना है, पूरी पृथ्वी की गतियों के बाद जो ऋतुएं परिवर्तन हो रही हैं, दिन रात की घटना घटित हो रही हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है पृथ्वी पर, और जो है भूपर्पटी है, क्रस्ट है, मेंटल, उन सब चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है। फिर जैव भूगोल है, जिसमें जैव भूगोल में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आजा भाई, कहाँ गया, जैसे हम जैव भूगोल में बात करेंगे यहाँ पे, तो प्राणियों के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, पौधों का विश्व वितरण, प्राणियों एवं जंतुओं का वितरण, वो जैव भूगोल के अंतर्गत इसमें आएगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें आएंगे तो फिर मानव भूगोल पूरा पढ़ना होगा। विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियां, वर्तमान प्रजातियां तथा उनका वितरण है, संसार की प्रमुख फसलें हैं, मत्स्य है, डेयरी फार्मिंग है, वन एवं वन उत्पाद, विश्व के प्रमुख खनिज एवं इनके प्रमुख उत्पादक देश। इन टॉपिक को एक बार आप समझोगे, जब इन टॉपिक को आप एक बार पढ़ोगे, तब आपके मन में एक आइडिया आएगा कि हाँ साहब ये चीजें हैं क्या, ये सारी चीजें हैं क्या। इतने सारे टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक को जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे, देखो मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन कभी भी कहीं ऐसी जगह मत पढ़ लेना जहां खुद टीचर के ढंग के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या कोई नौसिखिया का मतलब समझते ना, नया जो कल परसों से जिसने पढ़ाना शुरू किया हो, या कोई भी एसएससी में पढ़ाता हो, या कोई भी पुलिस रेलवे के एग्जाम को पढ़ाने वाले टीचर हो, और उससे आप सोचोगे वो DSSB TGT को पढ़ा दे। नहीं, उन्हीं टीचर से पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे पढ़िए, और भी बहुत अच्छे अच्छे सीनियर टीचर हैं इस इंडस्ट्री में जो केवल टीचिंग एग्जाम को लेकर ही डेडिकेटेड हैं। वो पढ़ाते ही टीचिंग एग्जाम को, KVS है, DSSB है, NBS है, TGT, PGT, UGC नेट, GRF लेवल के जो अलग अलग एग्जाम्स हुए हैं, उनको लेके जो टीचर पढ़ाते हैं वही आपको इसमें पढ़ा पाएगा। अब आप पकड़ लीजिएगा किसी भी, मैं तो कह रहा हूं किसी PCS पढ़ाने वाले टीचर को भी पकड़ लीजिएगा, वो भी वो अप्रोच नहीं दे पाएगा, क्योंकि UPSC के पूछने की, प्रश्नों को पूछने की जो है लेवल वो अलग है, टीचिंग लेवल का बिल्कुल अलग है। तो यहां आप टीचिंग कैटेगरी के मास्टर को पकड़ना है। ऊर्जा संसाधन है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, उद्योग है, विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग है, आंतरिक जल परिवहन है, फिर पूरा का पूरा आपका भारत का भूगोल। ये सारी चीजें आपको यहां पे पढ़नी होंगी। फिर वही प्राकृतिक वनस्पति यानी भारत के अंतर्गत जितना भी आपका पूरा ज्योग्राफी, इन यूनिट को, इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है SST by अनुपम सर। तो SST by अनुपम सर के नाम से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे मैं सिलेबस की PDF आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। चलो अच्छा, दूसरा बात करेंगे नागरिक शास्त्र में, बात करेंगे सिविक्स के अंतर्गत बात करेंगे, ध्यान रखना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं अभी आपको बता दूं कि नागरिक शास्त्र लिखना अब उचित नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो टीचिंग एग्जाम को देखता है NCF, नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसने कहा है कि अब नागरिक शास्त्र की जगह अब हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, राजनीति विज्ञान।
तो राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग करेंगे, पॉलिटिकल साइंस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो पोल साइंस शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी तो हम यहाँ पे जो है, अगर अब ये लिखा हुआ है नागरिक शास्त्र तो कायदे से ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन अभी जनरल में चलन में है तो चलता है, लेकिन फिर भी हम इसकी जगह राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग करेंगे। अब इससे भी क्वेश्चन बनता है कि भाई नागरिक शास्त्र की जगह क्यों हम राजनीति विज्ञान कर रहे हैं, हालांकि ये सीटेट लेवल पे क्वेश्चन बन जाता है। तो वही है, देखो यहाँ लिखा है ना, राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान का पूरा विषय क्षेत्र, उसका पूरा अर्थ, उसके विज्ञान का क्षेत्र, परिभाषा, राज्य के घटक, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फासीवाद, इन सारी कॉन्सेप्ट को हमको समझना होगा। मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद, संप्रभुता की अवधारणा, कानून एवं दंड के सिद्धांत। अब पढ़ लीजिएगा किसी एसएससी की टीचर से, वो पढ़ाएगा मूल अधिकार, वो पढ़ाएगा अनुच्छेद, और उसको पढ़ा के वो समझेगा प्रधानमंत्री, वो पढ़ा देगा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसद, और उसको पढ़ा के उसको समझेगा कि उसने DSS पढ़ा दिया। ये भी पढ़ना है, लेकिन ये बाद में पढ़ना है, इसका रोल इतना सा है, ये इतना बड़ा टॉपिक है। कानून की दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, अधिनायक तंत्र और प्रजातंत्र, इन समस्त चीजों को पढ़ना होगा। फिर राजनीतिक दार्शनिक पढ़ने, जो थिंकर्स हैं उनके बारे में प्लेटो को पढ़ना है, अरस्तु को, थॉमस हॉब्स पढ़ना है, जॉन लॉक पढ़ना है, जीन जैक्स रूसो पढ़ना है, JS मित्तल पढ़ना है, JS मिल को पढ़ना है, गांधी को पढ़ना है। फिर उसमें संसदीय सरकार के बारे में पढ़ना है, न्यायपालिका के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बारे में पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे राज्य सरकार, स्थानीय सुशासन, सामाजिक न्याय, नौकरशाही, लोकपाल एवं लोकायुक्त, संविधान संशोधन, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में, और जो है भारत की भूमिका क्या क्या हो जाएगी, है ना। तो ये पूरा सिलेबस है। फिर उसी तरीके से आपका इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के टॉपिक आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारे टॉपिक हैं। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता नहीं हूँ, इकोनॉमिक्स आपको जो टीचर पढ़ाएंगे वो इन टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट कर पाएंगे, बट क्योंकि मैंने बेसिक इकोनॉमिक्स अपने एग्जाम के लिए पढ़ी हुई है, तो मैं जब 2015-2018 की जब मैंने पेपर हल कर रहा था, तो उसके आधार पर मैंने यहाँ पर इन टॉपिक को लिख दिया था कि इन टॉपिक से जो है सवाल पूछे गए हैं सभी, है ना। ये वो टॉपिक हैं जिससे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो इसमें भी काफी बड़ा है इकोनॉमिक्स में, ऐसा नहीं कि कोई मामूली से कोई छोटे मोटे टॉपिक आपसे पूछे, नहीं, प्रॉपर डिटेल में सिलेबस है ना। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी, और भी आगे टॉपिक दे रखें, आप इन समस्त टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अब ये टॉपिक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान रखना। पहले मैं इसको एक बार और खोल ले रहा हूँ, जैसे अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझा दूं, ध्यान रखना। जब भी आप DSSB TGT SST की तैयारी कर रहे हैं, आप किसकी तैयारी करेंगे, आप तैयारी करेंगे भैया DSSB TGT SST। तो जब TGT SST की तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले जिस भी मास्टर से पढ़ो उससे पूछ लेना कि बोले भाई साहब ये सिलेबस कितने दिन में खत्म होगा। मास्टर कह देगा अरे कुछ नहीं है, हिस्ट्री में क्या है, बेसिक आते हैं और 30 से 35 घंटे में हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ज्योग्राफी तो कुछ आता नहीं, 20 से 25 घंटे में ज्योग्राफी खत्म। पॉलिटिकल साइंस में क्या है, इसको 20 से 25 घंटे में कुल मिला के वो कह देगा कि साहब 100 आवर्स में मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। और जो भी टीचर कह दे 100 आवर्स में खत्म कर दूंगा, उसको तुरंत अपनी लिस्ट से हटा दीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, पूरे 100 घंटे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स खत्म हो ही नहीं सकता है। कम से कम याद रखना, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए भी मैं मिनिमम से मिनिमम आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि आपका एग्जाम जो है और जल्दी आपका एग्जाम होगा, अगर मैं उस लेवल पर भी डिस्कस करके बताऊंगा तो कम से कम याद रख लो 80 से 100 घंटे कम से कम हिस्ट्री पढ़ाने में, कम से कम 80 से 100 घंटे आपके ज्योग्राफी पढ़ाने में। पॉलिटिकल साइंस में चलो ठीक है थोड़ा सा, क्योंकि अगर हिस्ट्री में कुछ सिद्धांत का हम पढ़ा देते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ कम रहेगा, तो मान के चलो फिर भी कम से कम 50 से 70 घंटे। और इकोनॉमिक्स में, हालांकि मैं इकोनॉमिक्स कम पढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर करंट को थोड़ा सा हटा दी जाएगा तो 25 से 70 घंटे में इसमें होगा। यानी लगभग याद रखना 250 से लेके 300 घंटे का सिलेबस है। अरे सर आप तो मौज ले रहे हैं, भैया मौज ले रहा हूं तो भैया मत पढ़ो, कहीं और से पढ़ लेना भैया, मैं तो साफ कह रहा हूं। कम से कम 250 से 300 घंटे में जाकर के ये सिलेबस खत्म होगा, तब जाके इतना बड़ा सिलेबस है जो ये आपका पूरा होगा, ठीक है भैया। तो इतना बड़ा सिलेबस है जिसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया, आप इसको चीजों को नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके सामने बात थी भैया कि सिलेबस को लेकर कैसे तैयारी करनी है। समस्त जानकारी के लिए इनके बेहतरीन कोर्सेस, पेड कोर्स इनका हमारे पास अवेलेबल होगा, इनके नोट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना हमको 8755238500। आज से ही बेसिक तौर पे, आधार के तौर पे एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कर दो, 6वीं से लेकर 10वीं तक की बातों को, किताबों को। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल है TGT PGT टेक्स्ट बुक और मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। आप सभी का इस चैनल पर दिल खोल के स्वागत करता हूं और इस चैनल पर बहुत जल्दी फ्री क्लासेस भी लेकर के आने वाला हूं और हम लोग इसका पेड कोर्स भी लॉन्च करेंगे। तो पेड कोर्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन
टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर जाएं, वहां से पेड कोर्स खरीदें। पेड कोर्स खरीदते वक्त वहां पे कूपन कोड लगता है, जहां पर यदि आप मेरा कूपन कोड लगाओगे अनुपम ANUPAM तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।